नमस्कार, मेरा नाम काशीनाथ मालाकर और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल काशी सर ऑफिशियल में। और आज का मोटिवेशन स्पीच ये है कि हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। और जिन लोगों ने आपसे कहा था कि तेरे बस की बात नहीं है, उन्हीं को करके दिखाना है। तो उन्हीं को करके हमें दिखाना है कि जिन लोगों ने आपसे कहा था ना कि तेरे बस की बात नहीं है, उन्हीं को करके दिखाना है। राइट? उन्हीं को करके दिखाना है। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं, एक नए क्लास की शुरुआत करते हैं। और उस क्लास का नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है आपका कि 1857 की क्रांति। और यहां से क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जहां से कि इसमें से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। देखिए 1857 की क्रांति की बात करूं तो इसको कितने नामों से भी जानते हैं, कई नामों से जानते हैं। जैसे भारत का स्वतंत्रता संग्राम, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, सैनिक विद्रोह, राष्ट्रीय आंदोलन। तो राष्ट्रीय आंदोलन, सैनिक विद्रोह, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, कई नामों से जानते हैं। तो चलिए आज हम इसके बारे में ना बिल्कुल रट्टा नहीं, आप एक मतलब मैं आपको एक स्टोरी की तरफ समझाऊंगा कि आखिर इसमें क्या क्या हुआ, इसका तत्कालिक कारण क्या था, सामाजिक कारण क्या था, धार्मिक कारण क्या था, इसका स्वरूप क्या था, कारण क्या था, विस्तार क्या था, कहां तक ये फैला, असफलता का कारण क्या था इसका। तो इन सभी चीजों के बारे में आज, सभी छोटी छोटी पॉइंट के बारे में एक एक चीज को आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। और सभी के साथ पढ़ेंगे, क्वेश्चन के साथ पढ़ेंगे। हर क्वेश्चन, हर पेपर में, हर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आइए देखते हैं कि क्या क्या हुआ। देखिए यहां पर लिखा है कि उस समय ब्रिटेन के, अच्छा देखिए इसको तो हम कई नाम से जानते हैं। तो 1857 की क्रांति जब हो रही थी, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? पाल्मस्टन थे। कौन थे? यहां पे लिखा हुआ है, देखिए पाल्मस्टन थे। कौन थे उस समय के प्रधानमंत्री? तो पाल्मस्टन थे। और उस समय के गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे, जिनका कार्यकाल क्या था? 1856 से 1862। ठीक है। उसके बाद मुगल सम्राट कौन थे? भारत के मुगल सम्राट कौन थे? तो बहादुर शाह सेकंड थे। कौन थे उस समय के? तो बहादुर शाह सेकंड थे। थोड़ा सा ये बेसिक पॉइंट है जिसपे मैं आपसे बातें कर लेता हूं। और विद्रोह को दबाने के लिए एक सेनापति को नियुक्त किया गया था। उस सेनापति का नाम क्या था? कैंपबेल था। उस सेनापति का क्या नाम था? तो कैंपबेल था। और उसके बाद विद्रोह का प्रतीक जो था, यानी जिसको हम चिन्ह कहते हैं, सिंबल कहते हैं, तो विद्रोह का प्रतीक क्या था? कमल और रोटी। यहां पर लिखा हुआ है, देख लीजिए, कमल और रोटी। अब मैंने आपसे बोला था ना शुरू में कि हम कुछ बेसिक पॉइंट पे बात करेंगे कि इस विद्रोह का कारण क्या क्या था। तो चलिए देखिए इसमें क्या क्या था। जैसे कारण क्या था? स्वरूप। तो इस विद्रोह का स्वरूप क्या था, उसके बाद पढ़ेंगे कि कारण क्या था, इसके बाद पढ़ेंगे कि प्रारंभ कहां से हुआ, इसके बाद पढ़ेंगे इसका विस्तार कहां कहां पे हुआ, इसके बाद पढ़ेंगे इसका सफलता का कारण क्या था, और इसके बाद पढ़ेंगे इसका परिणाम क्या हुआ। तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। स्वरूप के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। देखिए अगर स्वरूप की बात करूं तो इसमें न कई इतिहासकारों का मत जो है अलग अलग है, अलग अलग अपना मतदान दिया उन्होंने। भारतीय इतिहासकारों ने क्या कहा? भारतीय इतिहासकारों ने इसे क्या कहा? राष्ट्रीय आंदोलन कहा। देखिए यहां पे भारतीय इतिहास का क्या, भारतीय इतिहासकारों ने क्या कहा कि इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन कहा। भारतीय इतिहासकारों ने भारत का प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन कहा, संग्राम कहा। इसके बाद भारतीय इतिहासकारों ने इसे राष्ट्रीय आंदोलन कहा। इसके बाद भारतीय आंदोलन ने एक महान क्रांति के रूप में देखा, जैसे यहां पर लिखा गया। देखिए भारतीय इतिहासकारों ने क्या कहा? इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन कहा, महासंग्राम कहा, एक महान क्रांति के रूप में देखा, राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में देखा। और वहीं पे इसे ब्रिटिश इतिहासकारों ने क्या कहा? तो इसी ब्रिटिश इतिहासकारों ने कहा कि यह तो एक सैनिक विद्रोह है। 1857 की जो क्रांति है यह एक सैनिक विद्रोह है। और उसी प्रकार से इन्होंने और क्या कहा कि यह एक हिंदू और मुस्लिम का छिटपुट आंदोलन है। ये किसने कहा? तो ये कहा ब्रिटिश इतिहासकारों ने। तो ये तो हो गया आपका स्वरूप। तो देखा आपने कि दोनों देशों के इतिहासकारों ने इसके स्वरूप के बारे में कुछ अलग अलग मत दिया। तो इस प्रकार से हम इसका एक्चुअल मीनिंग, एक्चुअल स्वरूप नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें अलग अलग मतभेद था।
इसमें मतलब इतिहासकारों का अलग अलग कहना था, अलग अलग विचार था। किसी ने कहा कि भाई ये तो राष्ट्रीय आंदोलन है, किसी इतिहासकार ने कहा कि भाई ये तो स्वतंत्रता, भारत का स्वतंत्रता प्रथम संग्राम है, किसी ने कहा कि नहीं नहीं ये तो एक सैनिक विद्रोह है, तो किसी इतिहासकार ने कहा कि यार ये तो हिंदू मुस्लिम का छिटपुट आंदोलन है। तो इस प्रकार से हम इसको सही स्वरूप नहीं बता सकते हैं, एक्चुअल जो बात है नहीं बता सकते। उसके बाद हम पढ़ेंगे कारण। तो देखिए इसमें कारण तो बहुत हुए, तो कारण के बारे में पढ़ेंगे। देखिए यहां पर कारण क्या है, तो इसमें ना बहुत सारे कारण हुए, जैसे कि राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक एवं धार्मिक कारण, सैनिक कारण, है ना, तत्कालिक कारण। तो इन सब के बारे में हम बारी बारी से यहां से पढ़ेंगे। कारण में हमें क्या क्या पढ़ना है, देखिए कारण में क्या क्या पढ़ना है। राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण और सैनिक कारण। तत्कालिक कारण भी इसमें इंक्लूड करेंगे। देखिए सैनिक और राजनीतिक कारण में क्या हुआ। राजनीतिक कारण से आपको मैं याद दिला दूं, आपको याद होगा कि जब डलहौजी था तो 48 से 1948 से लेकर के ये 1956 तक ये उस समय का वायसराय थे, ये कौन, डलहौजी। तो डलहौजी ने क्या किया कि ये राजनीतिक कारण की भी बात कर रहा हूं आपसे। तो डलहौजी ने क्या किया कि उसने हड़प नीति लाया था। ये तो हड़प नीति का मतलब क्या होता है कि हड़प नीति का मतलब क्या होता है कि किसी राज्य पे अगर कोई राजा अपना राज्य कर रहा है और उसका कोई पुत्र नहीं है और उसने किसी पुत्र को गोद ले रखा है, क्या ले रखा है, गोद लेकर रखा है, तो उसका अधिकारी जो गोद लिया हुआ पुत्र है वही बनेगा। और ये क्या करता था कि उस राज्य को ये हड़प लेता था, यानी कि अपने कब्जे में कर लेता था, और ये कहता था कि ये उत्तराधिकारी इसको नहीं माना जाएगा क्योंकि आपका रियल बेटा यानी कि वास्तविक जो लड़का है जिसको हम बोलते हैं रियल ब्रदर, रियल सन, ये आपका वास्तविक लड़का नहीं है, तो आप इसको उत्तराधिकारी नहीं बना सकते हो क्योंकि आपने इसको गोद ले रखा है। तो इस प्रकार से ये क्या करता था कि हड़प नीति अपनाता था। जैसे हड़प नीति के अंदर में क्या कर, इसने सतारा को अपने राज्य में मिला लिया, इसके बाद इसने सतारा को, नागपुर को, संभल को अपने राज्य में मिला लिया। तो इस प्रकार से ये भी एक विद्रोह का कारण बना। वहां के जो राजा महाराजा थे इससे रूठ गए और इनके अंदर एक विद्रोह की भावना जग गई। तो ये हो गया आपका राजनीतिक कारण। अब देखिए दूसरा क्या है, आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में क्या है देख लीजिए। आर्थिक कारण में सबसे पहले करों को बढ़ा दिया गया। दूसरी बात किसानों पर किसानों को जो फसल थे, जो फसल उपजा रहे थे, किसानों पर टैक्स ज्यादा लगा दिया गया। इसके बाद उद्योगों का पतन हो गया, उद्योग जो हमारे थे धंधे जो पतन हो गया। उसके बाद भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो बिल्कुल चरमरा गई। क्यों? क्योंकि इस पर टैक्स लगा दिया गया, करों में वृद्धि कर दी गई। तो ये हुआ आर्थिक कारण। अब आर्थिक कारण आने की वजह से क्या हुआ कि मैं आपको बताऊं कि आर्थिक कारण आने की वजह से किसान का जो फसल यानी कि किसान की जो आपस में परस्पर थी, मैत्रिता थी और उद्योग थी, आपस में ये मतलब एक विनाश की तरफ बढ़ने लगे। वहां से हमारे भारत की जो एक्चुअल ग्रोथ थी, इकोनॉमी थी, वहां से चरमरा गई, यानी कि उसका धीरे धीरे ना पतन होने लगा। इकोनॉमी जो हमारी डाउन होने लगी। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने टैक्स को बढ़ा दिया, कर में वृद्धि कर दी। इसके वजह से ये भी एक क्रांति का वजह बनता है, ये भी एक कारण बनता है। 1857 की भी एक कारण बनता है, आर्थिक कारण जिसको बनता है। तो देखा आपने आर्थिक कारण हमने क्या क्या देखा। तो आर्थिक कारण में हम देखा करों में वृद्धि कर दिया गया, किसानों पर टैक्स ज्यादा लगा दिया गया, उद्योग का पतन हो गया, उद्योग जितने सारे में उद्योग थे पतन हो गया, और भारत का जो अर्थव्यवस्था था बिल्कुल चरमरा गया, अंतिम सीमा पर चलने लगा, बिल्कुल गिर गई अर्थव्यवस्था। तो ये हमारे 4 कारण हो गए यानी कि आर्थिक कारण। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आर्थिक कारण भी एक विद्रोह का कारण बना। तो अब हम चलते हैं सामाजिक एवं धार्मिक कारण। देखिए सामाजिक एवं धार्मिक कारण क्या था कि समाज में भेदभाव होने शुरू हो गया। समाज में जैसे कि कन्या जो बाल विवाह था उस पर रोक लगा दिया गया, विधवा विवाह था उस पर रोक लगा दिया। अगर लोग किसी पुत्र को गोद लेते थे उस पर रोक लगा दिया गया। बाल विवाह पर रोक, किसकी बात करता हूं, सामाजिक कारण पे। बाल विवाह पर रोक, विधवा पुनर्विवाह पर रोक, इसके विधवा पुनर्विवाह की बात करता हूं उस पर रोक लगा दिया गया। उसके बाद आपका बाल विवाह हो गया, विधवा विवाह हो गया,
इसके बाद आपका जितने सारे हमारे रीति रिवाज थे, हमारे जो भी हम परंपराएं मना रहे थे, उस पर रोक लगाना शुरू कर देने लगे। तो इस प्रकार के जो वहां पे राजा महाराजा हमारे थे, उनके अंदर एक गुस्सा की भावनाएं जगने लगी, विद्रोह की भावनाएं जगने लगी अंग्रेजों के प्रति। और ये धार्मिक कारण कैसे था, तो आप याद कीजिए कि 1853 की बात है कि जब ये ईसाई मिशनरी हमारे भारत में प्रवेश करते हैं, और वहां से जब प्रवेश करते हैं तो ये कहते हैं कि हम भारत को क्या बनाएंगे, ईसाई मुल्क बनाएंगे, ईसाई देश बना देंगे। तो जैसे ये भारत में प्रवेश करते हैं तो ये कहते हैं कि हम भारत को ईसाई देश बना देंगे, ईसाइयों का देश बनाएंगे। तो इस प्रकार से ये धार्मिक कारण हुआ। सामाजिक कारण आपको बता ही दिया, बाल विवाह पर रोक लगाना, विधवा विवाह पर रोक लगा देना। इसके बाद और भी सामाजिक तत्व थे, उस पर रोक लगा देना। किसी आपकी पूजा, धार्मिक स्थल पे जो भी पूजा पाठ हो रहा था उस पर रोक, हस्तक्षेप करना। इसके बाद धार्मिक कारण क्या था कि जो 1853 में जो हमारे क्या हुए थे, 1853 में ईसाई मिशनरियों का भारत में प्रवेश हुआ, और ईसाइयों ने कहा कि हम भारत को ईसाई देश बनाएंगे। तो इस प्रकार से ये सामाजिक और धार्मिक कारण हुआ। इसके बाद बात करता हूं आपके सैनिक कारण। सैनिक कारण क्या था, देख लीजिए। सैनिक कारण यह था कि ब्रिटिश सरकार में अगर 5 सैनिक हैं, अगर ब्रिटिश सरकार में अगर 5 सैनिक है तो उसमें 4 के 4 सैनिक भारतीय होते थे। अगर 5 सैनिक है ब्रिटिश सरकार में तो 4 के 4 भारतीय होते थे। कौन होते थे, तो भारतीय होते थे 4 के 4, राइट। तो 4 के 4 भारतीय होते थे, लेकिन इनसे ना भेदभाव किया जाता था, इनसे भेदभाव किया जाता था, इनकी सैलरी में भेदभाव किया जाता था, इनके प्रमोशन में भेदभाव किया जाता था, इनके रहन सहन में भेदभाव किया जाता था, इनके दाढ़ी मूंछ रखने पर भेदभाव किया जाता था, इनको समुद्र पार भेजने के लिए कहा जाता था कि आप यूरोप चले जाइए, विदेश मतलब कि चले जाइए, यूरोप चले जाइए। और भारतीय सैनिक जो है यूरोप जाना अछूत समझते थे। क्यों? क्योंकि जब ये यूरोप जाएंगे, विदेश जाएंगे, तो वहां पे नॉनवेज खाना पड़ेगा, मुर्गा मांस मछली खाना पड़ेगा, तो इनका धर्म भ्रष्ट होगा। कुछ हमारे देश के सैनिक थे जो कि दाढ़ी मूछ रखा करते थे, है ना, तो उसको अंग्रेजों ने क्या कहा कि दाढ़ी मूछ मत रखा करो। तो इस प्रकार से वहां पे हनन होती थी इनकी धर्म की और की आत्मसम्मान की हनन होती थी कि हम तो भाई दाढ़ी मूछ रखेंगे। और उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, तुम दाढ़ी मूछ मत रखा करो सैनिक में हो तो तुम बिल्कुल क्लीन, नीट एंड क्लीन रखो, चिकना रखो। इनको चिकना चाहिए, चिकना साफ सुथरा, यानी कि चिकना चुकनी चाहिए इनको। तो उन्होंने कहा कि भैया हम तो दाढ़ी मूछ रखने वाले हैं, भारतीय है यार, ऐंठ के मोछ पर ताव देकर चलते हैं, तुम कह रहे हो दाढ़ी मूछ हटा लो यार, ये कैसे संभव है। तो इस प्रकार से भी विद्रोह का कारण बना। अब तुम कह रहे हो कि दाढ़ी मूछ हटा लो, अब वो कह रहे कि मैं रखूंगा, ये हमारा शान है, भोजपुरिया शान है मूछ। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि भैया तुम मूछ दाढ़ी हटा लो, और हमने कहा कि हम तो रखेंगे। तो उस प्रकार से भावनाएं यहाँ पर, भावनाएं मतलब कि उनकी क्या होती थी, भावनाओं पर ठेस पहुंचता था। तो ये भी एक विद्रोह का कारण बनता है। तो देखा आपने सैनिकों से क्या किया, सैनिक विद्रोह क्यों हुआ, क्योंकि इनकी सैलरी ग्रोथ हो रहा था, उनमें कटौती, प्रमोशन में कटौती, भेदभाव किया जाता था, इनसे ज्यादा काम करवाया जाता था, यहां तक कि इनसे जितने सारे कचरा वचरा था, जितने सारे खराब काम था, इन्हीं को दे दिया जाता था। और जो वहां पर ब्रिटिश सैनिक थे उनसे अच्छे काम करवाए जाते थे, और इस प्रकार से इनको ठेस पहुंचाते। ये भी एक सैनिक कारण भी एक विद्रोह का कारण बना। अब हम चलेंगे, सैनिक विद्रोह हो गया, क्या क्या हमने पढ़ा, राजनीतिक कारण पढ़ा, आर्थिक कारण पढ़ा, धार्मिक कारण पढ़ा, सामाजिक एवं धार्मिक कारण पढ़ा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, इसके बाद हमने पढ़ा सैनिक कारण पढ़ा। उसके बाद हम पढ़ेंगे अब तत्कालिक कारण। देखिए तत्कालिक कारण में क्या हुआ कि 1856 में, कब, तो 1856 में ब्राउन बेस राइफल को सैनिक से हटा दिया जाता है। तत्कालिक कारण क्या हुआ कि 1856 में ब्राउन बेस नामक बंदूक को सैनिकों से हटा दिया जाता है और एनफील्ड राइफल को उसमें सैनिकों के लिए दे दिया जाता है। तो 1856 की बात है ये। तो 1856 में ब्राउन बेस नाम की बंदूक जो है उसको सैनिकों से हटा दिया जाता है और एनफील्ड राइफल को सैनिकों को दे दिया जाता है। तो उसमें क्या हुआ कि जब ये राइफल 1856 में
एनफील्ड राइफल को सेना में शामिल किया जाता है, और तब सेना में जब शामिल किया जाता है तो इसमें इसका जो कारतूस था ना, ये गाय और चर्बी से बना हुआ था। इसका जो तत्कालिक कारण है कि 1856 में ब्राउन बेस राइफल को हटा दिया जाता है और 1856 में ही एनफील्ड राइफल को दिया जाता है इनको, और जिसका कारतूस किससे बना हुआ था? गाय और सुअर के चर्बी से बना हुआ था। तो जिसको प्रयोग करने से सैनिकों ने मना कर दिया। तो जब मना कर दिया तो यह भी एक तत्कालिक कारण बना विद्रोह का। तो इसके बाद जब इन्होंने मना कर दिया तब क्या हुआ, जरा देखिए क्या करते हैं कि अब यहीं से विद्रोह का तत्कालिक कारण बनता है, क्योंकि उनको पता लग गया कि इसमें गाय और चर्बी का मिश्रण है इस कारतूस में, है ना। तो इस प्रकार से सैनिकों ने उसको यूज करने के लिए उस बंदूक को मना कर दिया उन्होंने। इसके बाद क्या हुआ देख लीजिए कि जब ये मना कर देते हैं तो ये बात ना अंग्रेजों को पता लग जाती है। ये बात जो है अंग्रेजों को पता लग जाती है कि भाई जो हमारे सैनिक है इस एनफील्ड राइफल को यूज करने से मना कर देते हैं, क्योंकि सैनिकों में ज्यादातर गुस्सा थी कि भाई गाय और चर्बी, क्योंकि गाय जो होता है कि हिंदू के लिए पवित्र माना जाता है और सुअर जो है वो मुस्लिमों के लिए पवित्र माना जाता है। तो इस प्रकार से इन लोगों ने इस कारतूस को यूज करने से मना कर दिया। तब तक आप समझिए और फिर थोड़ा सा हम पानी वानी पी लेते हैं। इसके बाद देखिए, इसके बाद हम देखते हैं फिर देखिए फिर इसके बाद तो ये रहा आपका तत्कालिक कारण। तो तत्कालिक कारण हमने देखा 1856 में बेसिक ब्राउन को हटा दिया गया, राइफल को, बंदूक को हटा दिया गया। इसके बाद 1856 में एनफील्ड राइफल को दिया गया, जिसमें जो कारतूस किससे बनी थी? गाय और सुअर की चर्बी से। तो ये रहा तत्कालिक कारण। अब हम पढ़ेंगे कि इसका प्रारंभ कैसे हुआ, कैसे इसका प्रारंभ हुआ। तो देखिए 1856 की बात है, 1857 जनवरी 1857 की बात है। तो ये बात कब फैली? दमदम में। सबसे पहले कहां फैली? तो दमदम में। कब? तो जनवरी 1857 में दमदम में ये बात फैलती है। लिखिए, नोट डाउन कीजिए कि जनवरी 1857 में सबसे पहले बात कब फैली? तो दमदम में फैली। उसके बाद कहां गई? दमदम के बाद कहां गई? उसके बाद फरवरी 1857 में बहरामपुर में। फरवरी 18, देखिए जनवरी में कहां? जनवरी के 1857 में दमदम, फरवरी के 1857 में बहरामपुर में। इस प्रकार से यह फैलना शुरू हो गई। उसके बाद कहां से फैली? ये देखिए 1857 में और 29 मार्च 1857 में बैरकपुर में फैली। और ये तीनों जगह कहां पे है? पश्चिम बंगाल में। तो देखा आपने इसका प्रारंभ कहां से हुआ कि जनवरी 1857 में दमदम, उसके बाद फरवरी 1857 में कहां पे? बैरकपुर। बैरकपुर बताया? कहां बताया? जल्दी बताओ सभी लोग, कहां बताया? फरवरी 1857 में बहरामपुर बताया था। और उसके बाद 29 मार्च 1857 में बैरकपुर में फैली। कहां पे फैली? तो बैरकपुर में फैली। तो इस प्रकार से इन तीन जगहों पे फैली। और जहां पर कि 34वीं इन्फेंट्री एक सिपाही ने 34वीं यानी कि 34वीं जिसको हम बोलते हैं, यहां पर लिख देता हूं आपके लिए कि 34वीं इन्फेंट्री के सिपाही जो थे मंगल पांडे, इनका नाम था मंगल पांडे, इन्होंने विद्रोह कर दिया। मंगल पांडे सिपाही थे जो कि चर्बी द्वारा जो कारतूस बनी थी इसको यूज करने से मंगल पांडे ने मना कर दिया।
और मना करने के बाद इन्होंने क्या कर दिया कि दो अंग्रेजों पे, जो दो अंग्रेज सिपाही, जो अंग्रेज अधिकारी थे, उस पे गोलियों से बौछार कर दिया, उनको घायल कर दिया। और परिणाम ये हुआ कि मंगल पांडे को अरेस्ट कर लिया गया और इनको अरेस्ट करने के बाद फांसी दे दिया गया। तो फांसी पर चढ़ा दिया गया मंगल पांडे को अरेस्ट करने के बाद। क्यों? क्योंकि 34वीं इन्फेंट्री के सिपाही जो थे मंगल पांडे थे, और इन्होंने क्या कर दिया, दो अंग्रेज अधिकारियों को मार दिया, यानी कि घायल कर दिया। एक था लेफ्टिनेंट बाग था और सर्जेंट ह्यूसन था। यहां पर लिखा भी होगा कि देखिए प्रारंभ कहां से हुआ, तो जनवरी 1857 में सबसे पहले दमदम में, उसके बाद फरवरी 1857 में बहरामपुर और 29 मार्च 1857 में बैरकपुर छावनी में फैला। यहां पर मैंने नोट डाउन कर दिया है। और 34वीं इन्फेंट्री के एक सिपाही मंगल पांडे ने चर्बीदास कारतूस यूज करने से मना कर दिया। इसके बाद और इसके बदले उसने क्या किया कि अंग्रेज अधिकारियों को घायल कर दिया। और एक का नाम क्या था, लेफ्टिनेंट बाग था। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक अधिकारी के जिस दो अधिकारी की हत्या की गई थी, घायल कर दिया गया था, उसका क्या नाम था। एक का नाम था लेफ्टिनेंट बाग और दूसरे का क्या नाम था, सार्जेंट ह्यूरसन था। तो दो अधिकारियों को मंगल पांडे ने घायल कर दिया था। उसके बाद क्या हुआ कि जब इन्होंने घायल कर दिया तो जैसे इन्होंने घायल कर दिया तो वहीं से विद्रोह का बिगुल बज गया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस विद्रोह का प्रारंभ यहीं से हुआ। तो इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं कि इस विद्रोह का प्रारंभ यहीं से हुआ। इसके बाद क्या हुआ कि गिरफ्तार तो कर लिया, और गिरफ्तार करने के बाद ठीक 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दिया जाता है। और यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि मंगल पांडे को फांसी की सजा कब सुनाई गई थी, तो वो दिन था 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी की सजा सुनाई जाती है। और देखिए एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं कि प्रारंभ कहां से हुआ। तो जनवरी 1857 में दरअसल पहले दमदम में, उसके बाद बहरामपुर, फरवरी में बहरामपुर और मार्च में बैरकपुर, 29 मार्च को बैरकपुर। 34वीं इन्फेंट्री के एक सिपाही जिसका नाम था मंगल पांडे, इन्होंने कारतूस मतलब कि चर्बी और सुअर के मांस से, जो सुअर के चर्बी से जो कारतूस बने थे, उसको यूज करने से मना कर देते हैं। और इसके बाद दो सिपाही अधिकारियों को, जिसके नाम था, एक का नाम था लेफ्टिनेंट बाग और दूसरे का नाम था सार्जेंट ह्यूरसन था, उन दोनों की घायल कर देते हैं। और जिसके खिलाफ इनको जो गिरफ्तार कर लिया जाता है। और 8 अप्रैल, कब भाई, तो 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी की सजा सुना दी जाती है। उसके बाद हम क्या क्या पढ़ लिए, तो इस प्रकार से ये हमारा विद्रोह हुआ ये हमारा प्रारंभ हुआ 1857 का। तो 1857 का हमने क्या क्या पढ़ लिया, 1857 का हमने प्रारंभ पढ़ लिया। अब हम क्या पढ़ेंगे, विस्तार पढ़ेंगे। तो प्रारंभ भी हो गया हमारा, अब हम पढ़ेंगे विस्तार। हमने क्या पढ़ लिया, प्रारंभ पढ़ लिया, अब हम ये पढ़ लिए, ये पढ़ लिए, ये पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे विस्तार। तो विस्तार कहां से कहां तक इसका फैलाव हुआ, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए कहां से इसका फैलाव हुआ, विस्तार के बारे में पढ़ेंगे। विस्तार भी पढ़ लेते हैं। देखिए 10 मई की बात है। विस्तार की जहां तक बात करता हूं, अभी लिखूंगा बोर्ड पे, तो विस्तार की बात करता हूं कि 10 मई 1857 की बात है। दस मई 1857 की बात है। शूट भी रफ, देखिए यहां पे शूट भी रफ, इसको रफ कर देता हूं। आपने उम्मीद करता हूं कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। देखिए अब देखिए यहां पे, अब हम इसकी विस्तार की बात करते हैं। हमने क्या क्या पढ़ लिया, स्वरूप पढ़ लिया हमने। विस्तार की बात करता हूं आपसे, विस्तार। यहां से यहां तक इसको रफ कर दिया जाए, ये भी रफ कर दिया जाए। चलिए जी, इसके बाद देखिए अब हम पढ़ेंगे विस्तार के बारे में। तो विस्तार कहां कहां से हुआ, देखिए इसका सबसे पहले पढ़ेंगे विस्तार।
इसको यहां ना लेकर के इसको यहीं रहने दिया जाए, कोई बात नहीं। इसको हम अब पढ़ेंगे विस्तार। तो ये बात है विस्तार की। अगर मैं बात करूं आपसे तो ये विस्तार हुआ, यहां से इसको हटा ही देते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब करेगा। विस्तार के बारे में पढ़ेंगे तो 10 मई की बात है। कब की बात है? तो 10 मई 1857 की बात है। और इसका जो विस्तार हुआ मेरठ से शुरुआत हुआ इसका। कहां से? मेरठ, जो कि कहां पड़ता है? यूपी में। तो उत्तर प्रदेश के मेरठ से इसका शुरुआत हुआ। 10 मई 1857 में मेरठ से इसका शुरुआत हुआ। यह क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि इसका शुरुआत, इसका विस्तार जो हुआ सबसे पहले कहां कब हुआ था? तो 10 मई 1857 को मेरठ से शुरुआत हुआ। और 10 मई 1857 को अपने रेजिमेंट जो है, और इसी 10 मई 1857 को ही को अपने रेजिमेंट में सिपाहियों ने धावा बोल दिया और भारतीय सैनिकों को, उसमें भारतीय सैनिक बंद थे ना, भारतीय सैनिकों को रिहा कर लिया। तो 10 मई 1857 को अपने रेजिमेंट, यानी कि जो वहां के रेजिमेंट था मेरठ का, उस पे इन्होंने आक्रमण कर दिया। और वहां पे जितने सारे हमारे भारतीय सैनिक बंद थे उसमें, तो उनको रिहा कर लिया और उनको उसमें से निकाल करके 11 मई को दिल्ली कूच कर गए, यानी कि दिल्ली की तरफ चल दिए। तो फिर 11 मई को क्या किया? 11 मई 1857 को दिल्ली चल दिए। तो दिल्ली पहुंचे, दिल्ली को चल दिए और दिल्ली चल दिया। और ठीक 12 मई 1857 को दिल्ली पहुंच गए। और जहां पर कि बहादुर शाह द्वितीय को अपना क्या बनाया? अपना मुखिया बनाया, जिसको हम बोल सकते हैं। बहादुर शाह द्वितीय को दिल्ली पर अधिकार करने के बाद, इसके बाद 12 मई को दिल्ली पर अधिकार कर लिया। दिल्ली पहुंच तो गए, 12 मई 1857 पहुंच गए। और 12 मई 1857 को ही दिल्ली पर अधिकार कर लिया। और अपना राजा बहादुर शाह द्वितीय को अपना राजा बनाया। बहादुर शाह द्वितीय को राजा बनाया। लेकिन जब बहादुर शाह द्वितीय को राजा बनाया तो बहादुर शाह द्वितीय जो थे काफी ओल्ड हो चुके थे, यानी कि पुराने हो चुके थे, काफी सीनियर हो चुके थे, यानी कि ओल्ड हो चुके थे। तो उनका एक सेनापति था बख्त खां। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बख्त खां कौन थे? तो बहादुर शाह के सेनापति थे। तो उन बहादुर शाह की जगह पे किसने नेतृत्व किया? तो बहादुर शाह के सेनापति का नाम था बख्त खां। तो बहादुर शाह सेकंड के स्थान पे बख्त खां ने इसका नेतृत्व किया। तो बहादुर शाह यहां पे बहादुर शाह लिखना था। बहादुर शाह सेकंड के, यानी कि द्वितीय के
सेनापति सेनापति बख्त खां। कौन? तो बख्त खां ने सेना का संचालन किया। सेना का संचालन किया। यह क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। तो इस प्रकार से ये विस्तार की बात हुई। तो हमने अभी आपको, अब हम इसकी बात करेंगे कि ये जो विद्रोह था ये कहां कहां फैला। तो इस प्रकार से आपने देखा कि 10 मई 1857 को मेरठ में शुरुआत होती है। इसके बाद 10 मई 1857 को अपने ही रेजिमेंट में सिपाहियों ने धावा बोल दिया और भारतीय सैनिकों को रिहा कर लिया। और उसके बाद 11 मई 1857 को दिल्ली चल दिए। और उसके बाद क्या हुआ? 12 मई 1857 को दिल्ली पहुंच गए और 12 मई 1857 को ही दिल्ली पर अधिकार कर लिया और बहादुर शाह सेकंड को अपना राजा बनाया। तो राजा बना तो रहे थे ये, लेकिन बहादुर शाह सेकंड ने मना कर दिया कि भैया अब हम राजा नहीं बन सकते, हम नेतृत्व नहीं कर सकते हैं। तो इसके बदले में उन्हीं का सेनापति था और उनका सेनापति के नाम था बख्त खां और बख्त खां ने इसी का संचालन किया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट फटाफट लीजिए और हम विस्तार से बताएंगे कि और ये कहां कहां तक फैला, यानी कि कौन कौन सी जगह में फैला। इसके बाद हम आपसे बात करते हैं। सबसे पहले चलिए अब हम इसको रफ कर दें। शुड बी रफ। स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आप ले लिए होंगे। अब चलिए देखते हैं। तो इस विस्तार में अभी और देखेंगे कि ये कहां कहां तक फैला। विस्तार में देखते हैं कहां कहां तक फैला। इसको भी रफ कर दिया जाए। कहां कहां तक फैला अब हम बात करते हैं। देखिए कहां कहां तक फैला। विस्तार में भी हम बात कर रहे थे, विस्तार ही पढ़ रहे थे, अभी हम विस्तार ही पढ़ रहे थे। तो विस्तार भी कहां कहां फैला? दमदम में फैला। इसके बाद बहरामपुर, बैरकपुर में फैला। इसके बाद फिर बैरकपुर फैला और इसके बाद में और कहां कहां फैला? बैरकपुर, दमदम, बहरामपुर, बैरकपुर, मेरठ और इसके बाद बंगाल की लखनऊ, बैरकपुर, लखनऊ, मेरठ, इसके बाद बिहार, कानपुर, इसके बाद आपका राजस्थान, इसके बाद इलाहाबाद, उस समय इलाहाबाद नाम था, प्रयागराज लिख लीजिए। अब उस समय इलाहाबाद था, प्रयागराज। तो देखा आपने यहां कानपुर, मेरठ, बरेली और यहां तक फैल गया ये सब। तो यहां तक ये विस्तार हुआ। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि अभी ये पूरे भारत में नहीं फैला था, केवल उत्तर भारत में फैला था। यही तो असफलता का कारण था इस विद्रोह का, इस क्रांति का यही असफलता का कारण था कि पूरे भारत में इसका फैलाव नहीं हुआ, केवल उत्तर भारत में हुआ। जैसे बिहार, उस समय झारखंड नहीं था भाई, बिहार, दमदम, बहरामपुर, बैरकपुर, जिसको हम पश्चिम बंगाल में ये तीनों पड़ता है। इसके बाद लखनऊ, मेरठ, बिहार, कानपुर, राजस्थान, प्रयागराज, बरेली। तो ये सब यूपी और बिहार यानी कि उत्तर भारत तक ही फैला, दक्षिण भारत में नहीं फैला। अगर ये पूरे भारत में फैल गया होता ना तो फिर तो ये सफल हो ही जाता, लेकिन अब ये उत्तर भारत तक ही फैला था। तो ये हमारा विस्तार की बात हो गया। और विस्तार के बाद विस्तार हो गया। इसके बाद हमने क्या 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 बोला था? विस्तार के बाद कौन सा बताने के लिए बोला था? विस्तार हमने पढ़ा और विस्तार के बाद हम पढ़ेंगे, देखिए पहले विस्तार हो गया और असफलता के कारण देखिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे असफलता के कारण।
असफलता के कारण, असफलता के कारण यही बता सकते हम कि यह पूरे भारत में नहीं फैला, यह पूरे भारत में नहीं फैला, पूरे भारत में नहीं फैला, जिसके वजह से यह असफल रहा। इसमें तो एक ही है, एक ही लाइन में हम समझे कि मतलब कि असफलता का कारण यही रहा कि यह पूरे भारत में नहीं फैला। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको ये सारी बातें अभी तक तो समझ में आ ही गई होगी। अब हम बात करते हैं कि मतलब कि जहां जहां ये विस्तार था इसका, जहां जहां फैलाव था, तो वहां पर कौन कौन इसका संचालन कर रहा था, इस विद्रोह का, इस क्रांति का वहां पर कौन कौन संचालन कर रहा था। जैसे हम बात करेंगे लखनऊ की, कानपुर की, कानपुर में कौन कर रहे थे, बेगम, ये कानपुर में नाना साहेब, है ना। उसके बाद आपका ये लखनऊ में बेगम हजरत कर रहे थे, और बेगम हजरत, उसके बाद आपका आरा भोजपुर बिहार की बात करता हूं, वीर कुंवर सिंह कर रहे थे। पटना से कौन कर रहे थे, पीर अली कर रहे थे। और इलाहाबाद से लियाकत अली कर रहे थे, लियाकत अली कर रहे थे। तो इस प्रकार से हम एक चार्ट के थ्रू समझेंगे कि कौन से क्षेत्र में उस विद्रोह का, इस क्रांति का नेतृत्व संचालन कौन कर रहा था। तो आज हम देखिए चार्ट के थ्रू समझेंगे। देखिए सुन लिया, चलिए देखिए कौन कौन कहां पे कौन कर रहा था संचालन, इस चार्ट के माध्यम से समझते हैं। देखिए कौन कौन। सबसे पहले हम एक चार्ट बना लेंगे जिसको हम बोलेंगे क्षेत्र, और संचालन कौन कर रहा था, संचालन करता, वहां पे कौन संचालन कर रहा था आप समझिए। देखिए क्षेत्र हो गया, संचालन। सबसे पहले एक नंबर पे बात करता हूं दिल्ली की। तो दिल्ली में कौन संचालन कर रहा था, दिल्ली में कौन कर रहा था, बहादुर शाह, बहादुर शाह द्वितीय, जिसको हम सेकंड बोलते हैं। इसके बाद लखनऊ में बेगम हजरत महल, लखनऊ, तो लखनऊ में कौन कर रही थी, लखनऊ में बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल। ये क्वेश्चन पूछा जाता है मिलान करने के लिए कि कौन से एरिया के, कौन से क्षेत्र में कौन संचालन कर रहा था। लखनऊ की बात करेंगे कानपुर, कानपुर से नाना साहेब, कानपुर से, कानपुर में कौन कर रहा था संचालन, नाना साहेब, नाना साहेब, जिनका नाम क्या था, थोपू पंत। और ये पूछा जाता था कि नाना साहब का नाम क्या था, और उसके बाद कानपुर हो गया। कानपुर के बाद झांसी, झांसी में कौन कर रहा था संचालन, तो झांसी में रानी लक्ष्मीबाई कर रही थी, लक्ष्मीबाई कर रही थी। उसके बाद झांसी के बाद ग्वालियर में, ग्वालियर में कौन कर रहा था संचालन, तो तात्या टोपे, तात्या टोपे कर रहे थे, तात्या टोपे। और इनका नाम, इनका भी नाम पूछा जाता है, रामचंद्र पांडुरंग, रामचंद्र पांडु, रामचंद्र पांडुरंग नाम था इनका। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि तात्या टोपे का मूल नाम क्या था, रामचंद्र पांडुरंग। और उसके बाद झांसी के बाद बिहार, बिहार में कौन कर रहा था, तो वहीं बाबू वीर कुंवर सिंह, जिसको 84 साल के एज में जवानी आई थी। अरे भैया ये ऐसे ही होते हैं, और हम ऐसे ही होते हैं कि 84 साल, 80 साल, 85 साल के एज में जवानी तड़तड़ाती है एकदम, आ जाओ तो आ जाओ। और इन्होंने ऐसे छक्के छुड़ाए अंग्रेजों के, बिहार में तो छुड़ाए ही छुड़ाए, इधर आजमगढ़ में आकर के झंड से तोड़ दिया, ये आ जाओ बेटा।
है ना, वो 84 साल के एज में, बुढ़ापे के एज में भाई साहब क्या मुझ पत्ताव देकर और भाई साहब तलवार लेके आजा आजा बेटा। तो देखा आपने बिहार के जगदीशपुर में, कहां पे, यहां पर लिख दीजिए जगदीशपुर, जगदीशपुर में। तो जगदीशपुर में कौन, बाबू वीर कुंवर सिंह, बाबू वीर कुंवर सिंह। कुंवर सिंह संचालन कर रहे थे। और बिहार के पटना से कौन संचालन कर रहे थे, पीर अली संचालन कर रहे थे। तो ये रहा किस क्षेत्र में कौन संचालन कर रहे थे इस युद्ध का। तो देखिए आपने, दिल्ली में बहादुर शाह सेकंड, लखनऊ में बेगम हजरत महल, कानपुर में, यहां पे कानपुर, तो कानपुर में कौन कर रहा था, नाना साहेब जिसका नाम क्या था, थोम्पू पंत। और झांसी में कौन कर रहा था, रानी लक्ष्मीबाई। और उस पर ग्वालियर में कौन कर रहा था, तात्या टोपे, जिनका नाम था रामचंद्र पांडुरंग। और बिहार के जगदीशपुर में बाबू वीर कुंवर सिंह कर रहे थे। ए भैया हम भोजपुरिया हैं, है ना, ये भोजपुर के माटी है, एक रस नाही के हुआटल बना ही के हुआटी, हरदम रही कन्हवा पल्लाठी, है ना। तो ये इन्होंने इस बात को समझते हुए कि हम किसी से कम नहीं होते हैं, अगर हमसे तुम प्यार से मान जाओगे तो हम तो बढ़िया से छोड़ देंगे तुझे, और नहीं तो जहां ऐंठे तो ऐसे ऐंठेंगे कि ऐंठा जाओगे, हम बता ही रहे तुम्हें। तो इन्होंने क्या किया कि 84 साल के एज में इनको जवानी आई थी बाबू वीर कुंवर सिंह की। और जब ये अंग्रेजों से लड़ाई लड़ते हुए जा रहे थे, एक बार गंगा जी को पार कर रहे थे, तो अंग्रेजों ने इनको गोली मार दी थी, एक हाथ में गोली लग गई थी। और वहीं से इनको क्या हुआ कि उन्होंने एक बांह को काट करके गंगा मां को दान में दे दिया, और वहीं पे अपने बांह में गमछा बांधकर फिर से लड़ने के लिए रेडी हो गए। तो ये भोजपुर के माटी है। तो भोजपुर की माटी में कुछ दम ही अलग है भैया। हम जिसको चाहते हैं ना, बढ़िया से अगर प्यार से मान जाओगे तब तो छोड़ देंगे, और नहीं तो जहां ऐंठे तो ऐसा ऐंठेंगे कि ऐंठा जाओगे, हम बता ही रहे तुम्हें। तो प्यार से मान जाओ, मैं बता रहा हूं। अंग्रेजों को कहा इन्होंने, मैं आपको नहीं कह रहा हूं, जस्ट मजाक कर रहा हूं, कि अंग्रेजों से कहा कि भैया मान जाओ, और नहीं तो ऐसा मनाएंगे कि मान जाओगे हमेशा के लिए। तो चलिए हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार इसको लास्ट में एक बार रिकॉल कर लेते हैं। देखिए 1857 की हमने क्रांति पढ़ा, तो क्या क्या हमने पढ़ा, देखिए क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले 1857 की क्रांति पढ़ा, उसके बाद इसको कितने नामों से जानते हैं, कितने नामों से जानते हैं, देखिए इसको कई के नाम से जानते हैं। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जानते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन के नाम से जानते हैं, और सैनिक विद्रोह के नाम से जानते हैं। और क्या जानते हैं भाई, और इसके बाद क्या क्या हुआ, इसके बहुत सारे कारण हुए, जैसे स्वरूप, कारण, विस्तार हुआ, इसके बाद असफलता के कारण, परिणाम, प्रारंभ। तो इन सब के बारे में हमने पढ़ा। इसके बाद आपने देख लिया कि स्वरूप के बारे में जब हम आपसे पढ़ा था, तो स्वरूप के बारे में आपने क्या पढ़ा था कि स्वरूप के बारे में पढ़ा था कि अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत था। तो मत था तो उसमें क्या हुआ कि भाई किसी ने कुछ कहा कि ये तो भाई ये तो सैनिक विद्रोह है, किसी ने कहा कि नहीं नहीं ये तो राष्ट्रीय आंदोलन है, किसी ने कहा कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। तो इसको हम एक्चुअल स्वरूप नहीं बता सकते हैं। इसके बाद हमने क्या देखा, इसके बाद हम कारण देखा। तो कारण में तो बहुत सारे कारण है, जैसे राजनीतिक कारण आ गए थे हमने देखा। उसके बाद हमने क्या किया, सामाजिक और धार्मिक कारण पढ़ा था हमने। इसके बाद हमने आर्थिक कारण पढ़ा था हमने। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, आर्थिक कारण के बाद क्या पढ़ा था, उसके बाद हमने सैनिक कारण पढ़ा था। उसके बाद हमने तत्कालिक कारण पढ़ा था। एक बार और बता दूं आपको, तो इसके बाद हमने जो कारण पढ़ा था, सबसे पहले राजनीतिक कारण पढ़ा था कि डलहौजी ने क्या किया था कि वो अपना दादागिरी दिखा रहा था कि भाई किसी राज्य को हड़प लेना, है ना, विधवा पुनर्विवाह को रोक लगा देना, इस प्रकार से सामाजिक कारण बना, है ना। इसके बाद आपका आर्थिक कारण क्या बना कि टैक्स को यानी कि करों में वृद्धि कर देना, किसान तो एक अपने परेशान थे उन पर और टैक्स लगा देना, ये भी आपका आर्थिक कारण बना, जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई, बिल्कुल निम्न स्तर पर पहुंच गई, क्या उद्योगों का पतन हो गया। उसके बाद हमने और क्या पढ़ा, सैनिक कारण। सैनिक कारण में आपको पता ही है कि हमारे देश के सैनिक तो अपने आप में होते हैं भाई। तो सैनिक कारण में क्या हुआ कि उसमें से 5 में से 4 तो हमारे भारतीय सैनिक होते थे। उससे क्या हुआ कि
कि जब ये सैनिक विद्रोह हुआ कि सैनिकों को दाढ़ी मूंछ रखने पर मना कर देना। और उसके बाद एक आपको बात नहीं बताई थी कि 1854 में एक डाकघर अधिनियम आया था, ये तो बताना भूल ही गया था कि 1854 में एक डाकघर अधिनियम आया था जिसके थ्रू ना हमारे सैनिक अपने घरों पे चिट्ठी भेजा करते थे। और बेचारे अंग्रेजों ने इसको भी मना कर दिया कि भैया तुम चिट्ठी भी लिख नहीं सकते हो। अब बताओ इससे भी बड़ा अत्याचार हो सकता है क्या कि 1854 में एक डाकघर अधिनियम आया, उस अधिनियम के तहत यह बंद करवा दिया कि तुम अब चिट्ठी नहीं लिख सकते हो, अपने घर पे फ्री में चिट्ठी नहीं लिख सकते हो। अब सैनिक हमारे बिजक गए सही में इतने उब गए कि भैया कहे कि एक बात बताओ कि हम अपने परिवार की एक चिट्ठी भी नहीं भेज सकते हैं। तो ये 1854 में डाकघर अधिनियम आया। और क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि डाकघर अधिनियम कब आया था, तो 1854 में आया था, जिसके तहत अंग्रेजों ने भारतीयों को चिट्ठी लिखने पर बैन लगा दिया। तो यह भी एक विद्रोह का कारण बना था जिसको हम सैनिक विद्रोह बोलते हैं। इसके बाद आपने देखा है कि तत्कालिक कारण क्या हुआ कि 1857 में क्या कर दिया गया कि वहां से क्या कर दिया, वो जो ब्राउन राइफल है, ब्राउन बेस जो बंदूक थी, सेना में से हटा करके और एनफील्ड राइफल को शामिल कर दिया गया। और जिसकी कारतूस किससे बने थे, गाय के चर्बी और सुअर के चर्बी से। और इसको प्रयोग करने से सैनिकों ने मना कर दिया। और ये बात बात जो है सबसे पहले दमदम में फैलती है, फिर बहरामपुर में फैलती है, फिर 29 मार्च सन 1857 में फिर बैरकपुर में पहुंचती है। और यहां पे मंगल पांडे ने इसको मना कर दिया यूज करने से। और 34वीं इन्फिल्ट्री के जो सिपाही थे वो मना कर देते हैं इसको यूज करने से। और अंग्रेज के 2 अधिकारियों को, जिसको हम लेफ्टिनेंट बाग और सार्जेंट ह्यूडसन की हत्या कर देते हैं, मतलब घायल कर देते हैं। और इस प्रकार से 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे की फांसी की सजा सुनाई जाती है। और ये खबर जो है ना पूरे सैनिक में, पूरे भारत में फैल जाती है। पूरे मतलब कि सैनिक जहां जहां भी सैनिक थे वहां पे ये बातें फैल जाती है। और ये भी एक विद्रोह का कारण बना। और इस प्रकार से ये इसमें अगर मैं असफल क्यों रहा, तो असफल होने का कारण यह रहा कि मतलब कि हमारे पूरे देश में इसका प्रभाव नहीं था, पूरे देश में फैला नहीं था। जैसे दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में ये नहीं फैला था, केवल ये उत्तर भारत में ही फैला था। जैसे बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, है ना, उत्तर प्रदेश, तो इन सब क्षेत्रों में ही, इन सब राज्यों में ही फैला था, उत्तर भारत में ही फैला था। अगर ये पूरे भारत में फैल गया होता ना तो फिर तो मामला ही सही हो जाता। अब एक बात बताइए, अब वहां से लखनऊ से बेगम हजरत वहां से संचालन कर रही थी और उनको यह भी नहीं पता था कि कानपुर से कौन कर रहा है, और कानपुर से नाना साहब को यह नहीं पता था कि झांसी में कौन कर रहा है। और मतलब इस प्रकार से उनको क्या पता था कि लखनऊ में बेगम हजरत कर रही है, उनको क्या पता था कि दिल्ली में बहादुर शाह सेकंड कर रहे हैं, उनको क्या पता था कि ग्वालियर में तात्या टोपे कर रहे हैं, उनको क्या पता था कि बिहार के जगदीशपुर से बाबू वीर कुंवर सिंह इसका संचालन कर रहे हैं और पटना से पीर अली कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारे एक तो नॉलेज की कमी, संसाधन की कमी बता सकते हैं, नॉलेज की कमी। और इसी में कुछ ना भारतीय कुछ गद्दार भी थे जो कि अंग्रेजों से मिले हुए थे। उनको क्या करते थे, तो थोड़ा सा लॉलीपॉप दिखा देते थे। थोड़ा सा अंग्रेज क्या करते थे कि लॉलीपॉप दे दिया कि हाँ भैया तुम ही हो, तुम्हारी सैलरी बढ़ा देंगे, तुम्हारी ये कर देंगे, वो कर देंगे, चमचागिरी करते थे। और जा करके कोई ना कोई लीक मतलब कि महत्वपूर्ण बातें जो अंग्रेजों से बता दिया करते थे। तो ये सब जितनी सारी बातें थी ना, तो ये भी एक असफलता का कारण बना। तो इस क्रांति की जो असफल हुई, ये क्रांति क्यों असफल हो गई, तो इसका असफलता का कारण क्या हुआ, ये नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। असफलता का कारण 1857 के क्रांति के असफलता का कारण नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा आपसे। और इस वीडियो में जो भी है मैंने आपको सारी पॉइंट डाल रखा है। अगर मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो आप इसे जरूर लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपको जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप बताएं मुझे कमेंट बॉक्स में कि कौन से टॉपिक पे, एसएसटी के कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक पे कौन सी वीडियो चाहिए, आप मुझे जरूर बताएं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बातें जरूर समझ में आई होगी। एक एक पॉइंट को ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।